मैडम। हाँ सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम प्रतिमा यादव है। मैं न्यू साइंस सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको आज हम साइंस 2 का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पर्यावरण प्रबंधन संबंधित लेसन जो है हमारा। तो मैं इसके लिए आपको एक पीपीटी दिखाऊंगी। तो अभी हमारा ये लेसन नंबर 4 है साइंस 2 का, जिसमें कि पर्यावरणीय व्यवस्थापन, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले आपका पार्ट 1 जो है वो हो चुका है, जिसमें कि आपने पर्यावरण संवर्धन के बारे में पढ़ा है। फिर भी हम एक बार वापस से देखेंगे कि पर्यावरण संवर्धन क्या है। तो हमारा जो लेसन है 4th, पर्यावरणीय व्यवस्थापन, इसमें हमारा टॉपिक पहला रहेगा पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता। दूसरा रहेगा पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी। और तीसरा पार्ट है एक छोटे इंसान की बड़ी बात। तो पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण संवर्धन क्या है। तो पहले हम पर्यावरण के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण जो है ये 2 शब्दों से बना है। पहला है परि और दूसरा है आवरण। तो पर्यावरण परि जो है, इसमें परि का आशय जो है चारों ओर, तथा आवरण का क्या आशय है कि परिवेश, यानी हमारे चारों ओर का परिवेश। तो अगर देखें हम तो पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उनकी विविध गतिविधियों के जो परिणाम जो पर्यावरण पर पड़ते हैं, ये सब मिलकर हम पर्यावरण शब्द को समझ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण संवर्धन क्या है। अब हमने देखा कि जिस तरह से पर्यावरण संवर्धन में प्रकृति के समस्त जीव और उनका परिवेश आता है, तो पर्यावरण संवर्धन क्या हुआ कि प्रकृति के प्रत्येक जीव, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा, या कोई पशु हो, प्राणी हो, या पेड़ पौधे हो, और उनके परिवेश यानी वो जिस परिवेश में रहते हैं उसका संरक्षण, ये होता है पर्यावरण संवर्धन। अब पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी? धरती तो अपने आप बनी है और इस धरती का निर्माण हम मनुष्यों ने तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारी बहुत सारी गतिविधियों के कारण ये पर्यावरण जो है वो खतरे में पड़ गया है। तो इसके लिए हमें उस पर्यावरण के संवर्धन की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो है हमारी आवश्यकता क्यों है पर्यावरण संवर्धन की? प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए। प्रकृति के संतुलन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्रकृति है वो कैसी होनी चाहिए? पृथ्वी के प्रत्येक सजीव के लिए अनुकूल होनी चाहिए। हम प्रकृति से जितना लेते हैं उतना ही हमें प्रकृति को वापस भी देना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, ये संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे जंगल का उदाहरण है, अगर हम जंगल काटते गए और अगर हमने उसको वापस से वृक्षारोपण नहीं किया, तो एक दिन क्या होगा, ये धरती जो है वो पेड़ से रहित हो जाएगी। और उसका परिणाम क्या होगा आप सब जानते हैं कि हमें जीने के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही वापस मिलती है, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं बाहर वातावरण में, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पेड़ पौधे करके वापस उसको ऑक्सीजन में बदल देते हैं। दूसरा है हमारा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित समस्याओं के निराकरण हेतु। अब प्राकृतिक जो है समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे आपकी भूकंप है, बाढ़ है, जंगलों में लगने वाली आग है। इसके अलावा मानव ने तो प्रकृति में बहुत सारी समस्याएं निर्मित की हैं, आप सब जानते होंगे। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, कौन कौन से हैं? जैसे आपके जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इसके अलावा जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या विस्फोट है, जिसके कारण प्रकृति पर अनावश्यक रूप से बहुत सारा बोझ पड़ा हुआ है। तो इन सारी समस्याओं के निराकरण के लिए हमें पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है। अगला हमारा आता है
सामान्य लोगों में पर्यावरण संबंधी नियमों की जानकारी का अभाव है। यानी बहुत सारे लोग जो है वो असल में जानते ही नहीं है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इसका सिंपल उदाहरण है, घरों में लोग जैसे जब हम बाजार जाते हैं तो बिना आवश्यकता के भी बहुत सारी थैलियां लेके आ जाते हैं। घरों में जैसे हम पानी का बहुत दुरुपयोग करते हैं, अगर हम ब्रश कर रहे हैं तो हम नल को खुला ही छोड़ देते हैं, कहीं नल टपक रहा है तो उसकी समय पर मरम्मत नहीं करवाते। तो जो आम जनता है उसको पर्यावरण संवर्धन के नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से रहना है कि हमारी वजह से हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। फिर इसके बाद है कि पर्यावरण संवर्धन, अब पृथ्वी इतनी विशाल है तो किसी एक के वश की बात नहीं है कि वो पर्यावरण का संवर्धन कर सके। तो इसके लिए हमें, अगर हमारे पृथ्वी का प्रत्येक अगर निवासी सोच ले कि उसे पर्यावरण का संवर्धन करना है, तभी ये संभव है ना। कोई किसी एक के वश की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हम पर्यावरण संवर्धन के तहत क्या करते हैं कि सामान्य लोगों में जानकारी पहुंचाते हैं। अब ये जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं। आपका न्यूज़पेपर है, आपके जो टीवी में अलग अलग तरह के नाटक आते हैं, इसके अलावा निबंध है, प्रतियोगिताएं हैं। तो इस तरीके से हम सामान्य लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि पर्यावरण संवर्धन को प्रभावी जन आंदोलन बनाकर पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि पर्यावरण संवर्धन किसी एक व्यक्ति के वश में नहीं है। तो इसके लिए पर्यावरण संवर्धन को हमें क्या करना है, एक जन आंदोलन के रूप में, यानी हर एक व्यक्ति इतना जागरूक हो जाए कि जैसे हम आंदोलन करते हैं तो बिल्कुल उसके लिए ठान लेते हैं, सड़कों पर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से हमें पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं हमारी, उनका समाधान करने के लिए हमें इसे एक जन आंदोलन के रूप में लाना होगा। अगला हमारा है कि अब देखो, जो बच्चे हैं, जो आप बच्चे हो, वो भारत की जो है वो भावी पीढ़ी हो, यानी आगे चलकर ये देश आपके ही हाथों में आने वाला है। तो और जो संस्कार हमें बचपन से दिए जाते हैं वो संस्कार हम बड़े होने पर भी नहीं भूलते। तो इसके लिए बच्चों को जो है स्कूल में पढ़ाई की शिक्षा तो देनी ही चाहिए, तथा साथ साथ ही पर्यावरण स्नेही मूल्यों का विकास करना चाहिए। अब ये पर्यावरण स्नेही मूल्य क्या है, यानी बच्चों को प्रारंभ से ही शिक्षा देना कि किस तरीके से हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और दूसरा उसका संवर्धन करना चाहिए। जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो आप जो पानी पीने की बोतल लेके आते हो, तो जब आप घर पे जाते हो तो उस पानी को यहाँ वहां मत गिराओ, उसको कहाँ डालो, किसी पेड़ पौधे के पास ले जाकर गिराओ। तो इस तरीके से छोटी छोटी आदतों का विकास करने से ही जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसे पता रहेगा कि उसे अपने पर्यावरण की सुरक्षा इस प्रकार से करनी है। नेक्स्ट आता है कि पर्यावरण संवर्धन जो है ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी क्यों है। देखो, धरती तो आई है हमसे पहले, काफी पहले, हजारों करोड़ों वर्ष पहले आई, और उसके बाद छोटे छोटे दूसरे अन्य जीव आए और सबसे आखिरी में आए हम। लेकिन हमने आने के साथ ही क्या किया, इस पूरे पर्यावरण को अपने तरीके से उपयोग किया। लेकिन हमारा अस्तित्व पृथ्वी पर कब है, जब ये पृथ्वी पर पर्यावरण का संतुलन बना रहे। अगर पृथ्वी पर पर्यावरण का संतुलन नहीं बना रहेगा तो आने वाले समय में धीरे धीरे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि आप इस समय देख भी रहे होगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अलावा भूकंप है, बाढ़ है। बाढ़ जो है वो भी एक मनुष्य निर्मित आपदा है, क्योंकि लोगों ने क्या किया है कि नदी के किनारे किनारे जाकर, जब जनसंख्या बढ़ी तो नदी के किनारे किनारे जाकर घर बना लिए, बहुत सारे बांध बना लिए। तो अगर हम प्रकृति को संतुलित नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो मनुष्य का अस्तित्व जो है वो पर्यावरण पर निर्भर है, तो इसलिए पर्यावरण संवर्धन हमारी जिम्मेदारी है।
दूसरा है कि मनुष्य जो है वो बुद्धिमत्ता यानी बुद्धि, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति, इनके आधार पर अगर हम देखें तो हम पृथ्वी पर उपस्थित बाकी सभी सजीवों से श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए पर्यावरण संवर्धन जो है वो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। तीसरा है हमारा मनुष्य ने प्रकृति की सभी साधन संपत्ति, अब साधन संपत्ति में क्या क्या आते हैं, जैसे आपके जंगल है, पशु प्राणी है, हवा, पानी, धरती के अंदर से खनिज जैसे कि कोयले की खान है, सोने की खान है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो है इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और इन सब का उपयोग मनुष्य ने बिना सोचे समझे कि कल को ये समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, या इन खदानों से पृथ्वी का क्या नुकसान हो रहा है, अपने घर बनाने के लिए हमने जंगल काटना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे जो पशु हैं, जैसे आपके शेर वगैरह हैं, हिरण है, पहले के जमाने में लोग शिकार करते थे, जिससे धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो कम हो गई। एक तो उनके रहने के लिए घर भी नहीं बचे, यानी उनके जंगल भी समाप्त हो गए। तो इन सब का उपयोग हमने क्या किया, बिना सोचे समझे किया। तो इसके लिए अगर हमने उसे नुकसान पहुंचाया है तो ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम उसे संवर्धन करें। इसके बाद औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जंगलों की कटाई के कारण प्रकृति की भोजन श्रृंखला तथा भोजन जाल खंडित हो गया। औद्योगिकीकरण का मतलब क्या कि बहुत सारे कल कारखाने, फैक्ट्रियां हमने लगाई, जिनमें से निकलने वाला धुआं जो है वो हमारे पृथ्वी की हवा को प्रदूषित करता है। उनसे निकलने वाला जो गंदा जो पानी रहता है, जिसमें अनेक तरह के केमिकल्स रहते हैं, उससे पानी जो है वो प्रदूषित होता है। शहरीकरण और जंगलों की कटाई, शहरीकरण यानी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली हैं, एक ही जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर आपको इसकी वजह से क्या हो गया, वहां पर जो पेड़ों की संख्या है वो बहुत कम हो गई। और साथ ही जो है वो शहरों में जो है देखो कचरे की मात्रा बहुत अधिक निकलती है। तो इसके अलावा जंगलों की कटाई, यानी अपने उपयोग के लिए हमने जंगलों की अंधाधुंध कटाई की है, जैसे रोड बनाने के लिए भी करते हैं, ब्रिज बनाने के लिए करते हैं। तो कोई भी परियोजना आती है तो यानी इन जंगलों को धीरे धीरे नुकसान ही पहुंचता है। तो इसके लिए भोजन श्रृंखला प्रकृति की, भोजन श्रृंखला और भोजन जाल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। घास है, घास जो है वो खाता है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सांप, और सांप को बाज या चील खाती है। तो अगर कोई एक समाप्त हो जाए तो क्या होगा, मान लो कि अगर सारी घास खत्म हो गई तो फिर वो टिड्डा क्या खाएगा, तो टिड्डे की संख्या खत्म हो जाएगी, तो उसके ऊपर निर्भर करने वाला मेंढक क्या खाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जब हम किसी एक चीज को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो परोक्ष रूप से उसके ऊपर निर्भर अन्य सभी जीवों को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर इसको नष्ट करने का काम हमने किया है तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है कि हम उसे पूरा करें। नेक्स्ट आता है मनुष्य के अतिरिक्त जो है अन्य सभी सजीव प्रकृति के नियमों को मानते हैं, यानी बाकी जो अन्य जीव हैं हमारे अलावा वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी प्रकृति का उपयोग नहीं। लेकिन मनुष्य जो है उसने सबसे ज्यादा नुकसान प्रकृति को पहुंचाया है। इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण का संवर्धन करें। इसके बाद अगर हम अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, मनुष्य जो है हम कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो वास्तव में हम ही जो है वो बहुत सारे अपनी बुद्धि के उपयोग से बहुत सारे उपायों का उपयोग करके बहुत सारे हल निकाल सकते हैं इस समस्या का, और हम पर्यावरण संवर्धन कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संवर्धन जो है हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक छोटे इंसान की बड़ी बात। तो अब हम देखेंगे कि ये छोटे इंसान कौन है। ये है इनका नाम जो है वो जादव मोलाई पयोंग है। इनकी जो इनका जन्म जो है वो 1960
1963 में हुआ था। इनकी उम्र है 57 इयर्स। ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोकिलामुड जोरहाट, असम के। और इनका व्यवसाय जो है वो है वनपाल। वनपाल यानी वन लगाने वाले। अब देखने में तो ये सामान्य मनुष्य लगते हैं, फिर भी इन्हें हमारे पाठ में शामिल किया गया है, तो जाहिर है कि इनके अंदर कोई तो खास बात होगी। तो कहावत है कि एक अकेला इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और इसका सही जो जवाब है हमें जादव मोलाई जी के जीवन से मिलता है। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और जिद से अपनी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यानी कहाँ पर? जहां पर वो रहते थे, जहां पर सूखी जमीन थी, वहां पर उन्होंने क्या किया? अपने परिश्रम और प्रबल मनोबल से, यानी एक इंसान को पूरा का पूरा 1360 एकड़ में उन्होंने जंगल लगाकर हरा भरा कर दिया। आप देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे, ऐसा एक इंसान कर सकता है क्या? लेकिन आपके सामने एकदम जीवंत उदाहरण है कि अगर हम मन में ठान लें तो हम जरूर कर सकते हैं। तो अब जब हम इतना बड़ा काम करते हैं तो इसकी हमें कहीं ना कहीं से प्रेरणा जरूर मिलती है। तो हम थोड़ा सा और जादव मोलाई जी के बारे में जानेंगे। तो जादव मोलाई जो है वो आसाम राज्य में रहते थे, और ये एक रहते हैं, और ये एक बहुत ही कर्तव्य दक्ष मनुष्य हैं। इनका जन्म हम पहले ही देख चुके हैं, 1963 में हुआ। और 16 साल के थे जब कि वो यानी करीब करीब आपकी एज के, या आपसे 1-2 साल बड़े, है ना? तो वो जंगल कामगार के रूप में काम करते थे। अब ये जंगल कामगार क्या होते हैं? जो हमारा वनीकरण विभाग है, यानी हमारी सरकार का जो वन से संबंधित विभाग है, वो लोग क्या करते हैं कि कुछ मजदूर को हायर करते हैं और उनसे अपने जो जंगल होते हैं उनके देखभाल का काम करवाते थे। तो वो वहां पर काम करते थे, तो वहां पर क्या हो गया, उनके पास जो है, गांव के पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती थी, वहां पर बहुत भयानक बाढ़ आ गई। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ जाने के बाद उन्होंने देखा कि सांप मरे पड़े हैं। तो उन्हें देख के बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने पूछा अपने आसपास के लोगों से कि ये सांप क्यों मर गए। तो उन्होंने बताया कि पहले जब बाढ़ आती थी तो ये सांप जो है वो पेड़ों के ऊपर जाकर छिप जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पेड़ बचे ही नहीं है, इसके लिए इन सांपों की मौत हो गई। तो सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि कल को हमारे साथ ऐसा हो तो हमारे भी रहने के लिए जगह ना बचे, और हम यहाँ पर हमें जगह नहीं है रहने के लिए, इसलिए अगर हम मर गए तो मनुष्य जाति। तो उन्होंने क्या किया कि अपने मन में ठान लिया कि हमें कुछ करना है। तो वहां पर वनीकरण विभाग ने उस समय एक योजना चलाई जिसके तहत बांस के पौधे लगाने थे। तो सिर्फ 20 बांस के पौधे उस समय लगाए गए, और इनकी देखभाल करने के लिए मोलाई जो थे, जादव मोलाई, वो अन्य जंगल मजदूरों के साथ वहां पर काम करते थे। बाद में ये योजना जो है वो बंद हो गई, यानी इसके लिए उनको जो पेमेंट मिलती थी वो बंद हो गई। लेकिन उनके मन में इतना दृढ़ निश्चय था कि उन्होंने पेमेंट बंद होने के बाद भी, योजना बंद होने के बाद भी, उन्होंने पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करने का काम जो है उन्होंने लगातार जारी रखा। और इसके लिए उन्होंने सिंचाई की एक बहुत ही अपने एक यूनिक पद्धति अपनाई। उन्होंने क्या किया, हर पेड़, छोटे छोटे पेड़ थे जब, तो उन्होंने उनके चारों तरफ एक स्टूल जैसा स्टैंड रखा और उसके ऊपर एक मटका रखा, और मटके में उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे छेद कर दिए। तो जब वो एक बार मटके में पानी डाल देते थे तो वो मटका करीब करीब 1 हफ्ते तक धीरे धीरे उसमें से पानी रिस के पौधों को मिलता रहता था। तो इस तरीके से उन्होंने सिर्फ मेहनत ही नहीं की, अपना दिमाग भी लगाया कि किस तरीके से वो अकेले ही इन पेड़ पौधों की देखभाल कर सके। और इसके लिए उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा, और आज 1360 एकड़ जो है, यानी अगर आप देखेंगे तो एक शहर के बराबर है वो जगह जो है, और वहां पर उन्होंने जंगल तैयार किया। फिर उसके बाद ये जो जंगल है वो उनके गांव के पास ही है, माजुली द्वीप है। और बाद में उनके काम को जो है सब लोगों ने सराहना की,
और इस जंगल को उनके नाम पर मोलाई जंगल रख दिया। और जो प्रतिष्ठित हमारी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, तो उन्होंने उसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया ऐसा उनको नाम दिया गया है। और बाद में सब लोगों ने उनकी बहुत सराहना की और मुल्लाई यादव को उनकी जो ये सेवा है, ये अनुकरणीय सेवा है। अनुकरणीय का मतलब कि हमें उनका अनुकरण करना चाहिए, हमें उनके जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए उन्हें भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्होंने भी सम्मानित किया। और भारत सरकार ने सन 2015 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। अब ये पद्मश्री पुरस्कार जो है ये क्या है? पद्मश्री पुरस्कार काफी पढ़े लिखे लोगों को मिलता है, लेकिन फिर भी जादव मोलाई ने जो है इतना अतुलनीय काम किया, यानी एक अकेले इंसान ने 1360 एकड़ में पूरा का पूरा जंगल खड़ा किया। इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 2015 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। तो हम देख सकते हैं कि इनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि अगर एक अकेला इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसके लिए हमारा पर्यावरण संवर्धन, अगर एक इंसान इतना कुछ कर सकता है तो हमें हमारे पर्यावरण संवर्धन की जिम्मेदारी हम बखूबी निभा सकते हैं। अगर हम आप लोग आसपास अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी अगर आप ठान लो तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जुहू बीच वगैरह पे लोग, बहुत सारे लोग मिलकर उसकी सफाई करते हैं। इसके अलावा आपके आसपास जो जगह है वहां पर क्या कर सकते हैं, हम पेड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने अड़ोस पड़ोस में सबको आप किस तरीके से पर्यावरण संवर्धन करना चाहिए इसकी आप जानकारी दे सकते हो। तो हम अगर एक छोटा सा शेर है मेरे पास, अगर ठान ले जिद जीतने की तो औकात नहीं मुश्किलों की हमें रोकने की। धन्यवाद। तो आप सबको आप कुछ पूछना है इस विषय में? मैम आपकी आवाज बहुत हाँ बोलो स्लो आ नीलम। रही है। उसको मैं हेलो। चाहती हूँ कि अगली बार से उस आवाज आपकी स्पीकर थोड़ा तेज रखिए, हेलो। क्योंकि इधर गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज भी नहीं आपकी सब सुनाई आवाज आ रही देती है? है। बहुत स्लो आपकी आवाज आ रही है, इसकी वजह से अगली बार से आप तेज आवाज करके पढ़ाइए मैम। स्पीकर आवाज तेज एकदम स्लो आ रही थी। हाँ बहुत स्लो आ रही है, एक तो गांव में हम लोग नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। ओके, अभी आ रही है बराबर? अभी भी स्लो ही आ रही है। मेरे यहाँ तो आवाज पूरी है बेटा। अभी गांव में क्या है, थोड़ा लेकिन नेटवर्क की और प्रॉब्लम सभी हो गई ना। टीचर सर का आवाज तेज आ रहा था, आपका ही बस स्लो ही आ रहा है। अभी भी स्लो आ रही है? हाँ ओके, ठीक है। आपको पाठ से संबंधित कुछ पूछना है? नो मैम, समझ में ही आया सब। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो। हाँ बोलो, सभ्या गुप्ता बोलो।
नहीं ऐसा। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हेलो टीचर। हाँ बोलो। हेलो टीचर। हाँ बोलो, टीचर आवाज आ आपने रही जो पर्यावरण का बताया था ना, उसका वाला समझ में नहीं आया, सेकेंड पॉइंट। है। पर्यावरण में कौन सा बेटा? पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता में कि पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी में? हाँ हाँ टीचर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया टीचर तो टॉपिक। अरे कौन से इसमें बताओ, पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता में या पर्यावरण संवर्धन हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है इसमें? अगले खोद दे दिया है, खुदा ने। अगर आप मुझे बताओगे नहीं तो मैं इसमें आवश्यकता कैसे? टीचर, आवश्यकता। पर्यावरण संवर्धन की क्या आवश्यकता है, तो इसमें कौन सा आवश्यकता ना टॉपिक टीचर, आपको? पर्यावरण आवश्यकता। अच्छा ठीक है, मैं आपको वापस से वो पीपीटी दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ टीचर। हाँ टीचर। अरे चुप जरा, आवाज आ रही है टीचर, चुप। हाँ, इसमें कौन सा टॉपिक था आपका? कौन सा टॉपिक टीचर इसमें? फोर्थ वाला, फोर्थ फोर्थ और वाला फिफ्थ। पर्यावरण संवर्धन में स्थानीय लोगों से अधिक मात्रा में पर्यावरण संवर्धन को प्रभावी जन आंदोलन बनाकर पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकालने के लिए, ये दोनों टॉपिक बराबर। तो पर्यावरण संवर्धन जो है, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रकृति की देखभाल करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। क्योंकि आप अकेले चाहोगे कि तो आप अभी देखो जादव मोलाई की हमने कहानी पढ़ी, लेकिन जादव मोलाई जो थे वो मतलब कि घर पर रहने वाले थे, वो स्कूल नहीं जाते थे। अभी आपको पढ़ाई करनी है और भी आपके काम है, तो हम अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सभी को शिक्षा के माध्यम से उन्हें बताना पड़ेगा कि आपके किस काम से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसा। और दूसरा है जन आंदोलन के रूप में बनाना, यानी हमें लोगों को इतना जागृत कर देना, जैसे कि कोई भी एक काम हो, जैसे कोई त्योहार ही है, ठीक है, हम मनाते तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ मनाते हैं। तो जन आंदोलन का मतलब ये हुआ कि हम सभी को एक साथ मिलकर वो काम करना है। क्लियर हुआ? हेलो। 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 नेहा चौरसिया बोलो बेटा। नेहा चौरसिया। हाँ टीचर। हाँ टीचर बोलो, क्या आपने पूछना? बताया था ना औद्योगिकीकरण शहरीकरण के बारे में, एक बार फिर बताओ ना। हेलो।
हेलो, हेलो, किसी की आवाज ही नहीं आ रही। मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ। नीचे से हेलो, टीचर। नेहा चौरसिया बोलो। हेलो, हाँ टीचर। टीचर हाँ बोलो। टीचर औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बारे में बताओ ना, उसका मतलब क्या होता है? किसका बोला आपने? वापस आवाज नहीं आ रही बेटा। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण। औद्योगिकरण और शहरीकरण, बराबर। हाँ। औद्योगिकीकरण का मतलब है कि बहुत सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे लगाना। जैसे औद्योगिकीकरण का मतलब ये हुआ कि किसी भी जगह पर हमने बहुत सारे एक साथ उद्योग धंधे लगा दिए, तो वो हो गया औद्योगिकीकरण। और उद्योग धंधे यानी फैक्ट्री, कंपनी, जैसे कुछ भी बनाने के, जैसे प्लास्टिक की कोई चीज बनाने की, कपड़े बनाने की, इस तरीके से कोई भी फैक्ट्री हो गई, कोई दवाई बनाने की, तो वो हो गई औद्योगिकीकरण। और शहरीकरण का मतलब है कि जो आप ही देखो, हमारे गांव सिमट गए और शहर बनते जा रहे हैं, तो शहरीकरण से क्या परेशानी होती है कि एक ही साथ बहुत सारे लोग वहां पर रहने लगते हैं, तो वहां पर प्रदूषण की मात्रा जो है वो अपने आप ही बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जहां पर ज्यादा लोग रहेंगे वहां पर क्या होगा कि ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह तक आते जाते हैं, तो वहां पर वाहनों का धुआं बढ़ेगा। इसके अलावा घर बहुत छोटे छोटे हैं, तो वहां पर वैसे ही हवा पानी जो है वो कम आती है। फिर इसके बाद नजदीक नजदीक उनके घर जो है बिल्डिंग्स होती है, तो वहां पर उनके घरों से निकलने वाला जो कचरा है, जो गंदा पानी है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी शहरीकरण का मतलब यही है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो वहां पर नेचुरली है कि वहां पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाएगी। और कोई? हेलो, हेलो, हाँ, और कौन है? खुशबू, बोलो खुशबू। खुशबू, हेलो, खुशबू। और किसी को पूछना है कुछ? हेलो, हेलो, हाँ, अभिषेक साहू बोलो। बोलो बेटा, अभिषेक। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोग के पास? हेलो, एक कृति। हेलो, हेलो, अनम्यूट करो फिर बोलो।
बोलो थम्स अप दिखाया हुआ है, सुनाई दे रहा है। रोशनी जायसवाल बोलो। हेलो। यस हाँ, टीचर। आवाज आई बेटा? हाँ बोलो अभी। हाँ टीचर, जो आपने अभी बताया था ना क्या? कि जैसे पुराने पेड़ कट रहे हैं तो जानवर भी खत्म हो रहे हैं। हाँ अगर वही पुराने पेड़ दोबारा लगाए जाए तो पुराने वाले जानवर वापस आ सकते हैं ना? हाँ, अब जो जानवर है उनकी संख्या अगर एकदम से खत्म हो गए तो कैसे आएंगे, लेकिन अगर हम उनके वापस से पेड़ लगाते हैं तो जिन जानवरों की संख्या कम हो गई है उनकी जो है संख्या धीरे धीरे बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ेगी। और इसके लिए सरकार ने है जो बहुत सारे अभयारण्य यानी कि अभयारण्य बनाए हैं, जहाँ पर कि जो बहुत आपने देखा होगा शायद, अभयारण्य जो रहते हैं यानी बहुत बड़े बड़े जंगल जो रहते हैं उनको ये वन विभाग जो है उसको नो मैन जोन घोषित कर देता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं आ सकता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो जानवर है उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ जाती है। यस। और कोई? अपना हैंड नीचे करो, रोशनी हो गया आपकी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हेलो। हाँ ज्योति बोलो। ज्योति। मैम, हेलो। क्लास खत्म हो गया क्या? हाँ बोलो। हाँ, इसके बाद आज अभी आपकी और कोई क्लास नहीं है ना? 11:30 तक का ही लेसन गया ना आज। आप लोग हाँ, को चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट करो। ओके। बोलो अभिजीत गुप्ता। अभिजीत गुप्ता बोलो। हेलो। अभिजीत गुप्ता कुछ पूछना है? खुशबू रजक बोलो। खुशबू। हाँ खुशबू बोलो बेटा। हेलो। खुशबू बोलो। संजय कुमार कुछ पूछना है आपको? संजय कुमार। हेलो अभिजीत गुप्ता पूछो, कुछ पूछना है बेटा? मैम अभिजीत जैव गुप्ता पूछो। हाँ बोलो। मैम जैव विविधता का क्या अर्थ है? किसका? जैव विविधता? हाँ, हाँ। जैव विविधता मतलब कि हमारे जो धरती पर अनेक प्रकार के प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो अ, पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु प्राणी है, कोई भी। जैव विविधता का मतलब यही है कि हर एक प्राणी जो है हमारी धरती का एक दूसरे से अलग है। उनको रहने वाली जो उनकी जो ये है जगह अलग है, उनके भोजन की आवश्यकता अलग है।
तो इस तरीके से हम इसे जैव विविधता कहते हैं। और हमारे पृथ्वी पर जो जीवन जो है वो इसके कारण ही संभव है, क्योंकि अगर हर एक प्राणी की जरूरत अगर एक जैसी हो जाए, यानी अगर सारे प्राणी मान लो धरती पर ही आकर रहने लगे, जैसे कुछ प्राणी समुद्र में रहते हैं, कुछ धरती के नीचे रहते हैं, तो फिर वैसा जीवन पॉसिबल हो पाएगा क्या? तो जैव विविधता यानी प्रत्येक प्राणी, पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी जो है अपने रंग, रूप, रचना, आकार, बनावट और साथ ही अपनी जरूरतों के अनुसार, जैसे भोजन की आवश्यकता जो है, हर प्राणी अलग अलग तरीके का भोजन करता है। रहने की आवश्यकता अलग है, कोई पेड़ पर रहता है, कोई जमीन पर, कोई जमीन के अंदर, कोई पानी में। तो इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। अर्चना जायसवाल, अर्चना जायसवाल पूछो बेटा। हेलो, अर्चना जायसवाल पूछो बेटा। हेलो, हाँ बोलो। चावल बढ़ा देता। अर्चना जायसवाल पूछो, क्या पूछना है? अर्चना जायसवाल। हेलो, अर्चना जायसवाल। हेलो, हेलो। अगर आप सभी को इस पार्ट से रिलेटेड जितना मैंने पढ़ाया कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? हेलो, हेलो। आप सभी में से, हाँ सर। हो गया मैडम लेक्चर? हाँ हाँ, लेक्चर हो गया सर। बच्चे इतना कुछ पूछ नहीं रहे हैं आज, थोड़ी सी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी। हाँ, एक मिनट। बच्चों, किसको कुछ पूछना है तो हाथ उठा दो बच्चों। बच्चों, किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठा लो। एक दो लोग ने पूछा हाथ नहीं पर उठाया। मैक्सिमम आज इतना डाउट नहीं था। ठीक है, उस ठीक है दिन मैडम। काफी पूछा बच्चों ने। ठीक है, अभी शायद आप ही होस्ट हैं। एक मिनट है, मैं देखता हूँ मेरा। हाँ, नहीं, अच्छा अच्छा, मैं आप होस्ट में होस्ट है। मेरा नेटवर्क चला गया था ना, मैं आउट हो गया था, वापस आ गया मैं अंदर। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। एक मिनट, हाँ, रिकॉर्ड